नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज डिबेट में उस मुद्दे पर बात करेंगे जिससे पूरा देश आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी और बीते 3 दिनों से आतंकियों के साथ कोकेरनाग के जंगल में मुठभेड़ हो रही है और यह माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में आतंकियों का काम तमाम कर दिया जाएगा। बता दें कि इस ऑपरेशन में अब तक 3 अफसरों ने अपनी शहादत दी। केंद्र सरकार की नजरें इस स्पेशल ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। यह माना जा रहा है कि जल्दी सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे पाकिस्तान थर्रा उठेगा, क्योंकि जब जब पीएम मोदी चुप रहे हैं कुछ बड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर आतंकियों पर कहर टूटने वाला है। एक बार फिर आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। एक बार फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान कराह उठेगा। पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही कुछ ऐसा होगा कि आतंकिस्तान गिड़गिड़ाने लगेगा। अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पाकिस्तान की मदद से हिंदुस्तान की सरजमी पर अटैक करने वाले आतंकियों के कुछ ही घंटे बाकी हैं। जब जब भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की गई, तब तब भारत ने जमकर बदला लिया। जब आतंकियों ने पाकिस्तान के इशारे पर हिमाकत की, तब तब पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उरी अटैक से लेकर पुलवामा तक जब जब टेरर फैक्ट्री ने टेरर फैलाने की कोशिश की, तब तब उन्हें माकूल जवाब दिया गया। आतंकवादियों ने सितंबर 2016 में उरी में सेना के एक शिविर पर हमला किया, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। घटना के 15 दिन बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। इसी तरह से फरवरी 2019 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने काफिले पर आत्मघाती हमला कर सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद कर दिए। हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविर को नेस्तनाबूद कर दिया। साफ है कि पहले घर में घुसकर मारा था, अब की पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। पीएम मोदी जो नहीं बोलते वो जरूर करके दिखाते हैं। बस पूरे देश को इंतजार बदले का है। बदले में कितने दिन, पाकिस्तान अब घंटे गिन। डिबेट करें उससे पहले संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे, अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है, अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है, कहते हुए भी दुख होता है कि सैफुद्दीन सोज, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुख्य स्थान इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया हुआ है, अपने अलायंस में, अपने पार्टी में, अपने ग्रुप में। उनको बॉयकॉट नहीं करते हैं,
मगर बॉयकॉट करने की बात आती है तो लोकतंत्र में पत्रकारिता को किस प्रकार बॉयकॉट करना है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस है, आप सभी जानते हैं आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बाकायदा नाम लिखकर जारी किया है। यह हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं यह दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। एक इतिहास है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री। आप याद कीजिए, पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 10 मई 1951, 10 मई 1951 हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट, हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है वो संशोधन क्या था? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यह पहला संशोधन, प्रथम संशोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारतवर्ष का। आप सोच के देखिए, भारतवर्ष की उस समय एक इंटरिम सरकार चल रही थी, इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पहला संशोधन यह किस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए उसको लेकर था। इंदिरा गांधी 25 जून 1975, 25 जून 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे। पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं, आप में से कितने के पिताओं के ऊपर, कितनों के दादाओं के ऊपर, कितनों के जानकारों के ऊपर, कितने ही पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत। इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है। राजीव गांधी 29 अगस्त 1988, डिफेमेशन बिल 1988। आप याद करिए, उस समय बोफोर्स चरम पर था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबाज पत्रकार मैं कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था। द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइब, किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, लेकिन अब उस मुद्दे पर वापस लौटते हैं जिससे इस वक्त पूरा देश आक्रोशित है। हमारे कई जवानों की शहादत यहां पर हो गई है और आरोप किस पर लगे हैं? सीमा पार बैठे आतंकी जो धीरे धीरे भारत में घुसने की कोशिश करते, लेकिन उनके मंसूबों को हम नाकाम भी कर देते। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर बता दिया कि आतंक को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे में आज का डिबेट का मुद्दा यही है, अब की बार पाकिस्तान का टेरर चैप्टर क्लोज होगा? ये सवाल है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अब क्या आने वाला है? 3 अफसरों की शहादत पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ने वाली है? जिन्ना लैंड पर आतंकियों का नामो निशान मिटेगा? बहुत हुआ आतंक पर वार और फिर बटेगा पाकिस्तान। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड GG द्विवेदी जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। SP वैद साहब पूर्व DGP जम्मू कश्मीर के, पूरे हालात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद मिनाज साहब पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। SP वैद साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के DGP रहे हैं, आपने वहां के हालातों को समझा है। ये जो अभी इस वक्त हुआ है
जम्मू कश्मीर में हमारे 3 अफसरों की शहादत हो गई, न जाने कितने घायल हुए होंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से फिर से हरकत की गई? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़ा हमारे लिए 3 अफसरों को खोना, वो भी एक आर्मी के कर्नल, एक मेजर और एक JNK पुलिस का डिप्टी SP, उनको तैयार करने में सालों भारत को लगते हैं और इस रैंक के अफसर्स को लूज करना एक बहुत बड़ा झटका मैं समझता हूं और ये कोई छोटा हादसा नहीं। क्या है, पाकिस्तान की बुखलाहट 370 हटने के बाद जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, जो नैरेटिव बन रहा था कि हालात यहाँ टेररिज्म खत्म होने वाला है, लास्ट लेग में है, पत्थरबाजी बंद हो गई, हुर्रियत बिल्कुल नस्तो नबूत हो गया, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट का पुश दिया था, यहाँ IIT IIMs क्या क्या बन रहा है, इंडस्ट्रीज सब कुछ, अब मैं कितना गिनाऊं, आप इतना वक्त नहीं होता है। तो उस सब से और ऊपर से आपने G20 किया, वो भी कश्मीर में किया, और आपने देखा दिल्ली में किस तरह पूरे दुनिया में भारत का झंडा लहराया, आप जान तक पहुंच गए। लेकिन आपके पड़ोसी को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने पिछले 75 सालों में अपनी आबादी को यही सिखाया किस तरह से भारत से नफरत की जाए, जो देश बना ही नफरत पर, किस तरह जो गज़वे हिंद करना है, आपको जिहाद करना है, आपको पूरी सोसाइटी को जिहादाइज किया, और वहां के एस्टैब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं है। वो आज टेम्पररी इकोनॉमिकली बुरी हालत है उनकी, आज जो भी उनकी खस्ता हालत है, उनके लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनको अपने लोगों पर रहम नहीं। आप पर क्या रहम करेंगे? आपके कश्मीरियों पर क्या रहम करेंगे? उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। उनकी अपनी हुकूमत बनी रहनी चाहिए पाकिस्तान में। वैसे साहब, पाकिस्तान का हमें पता नहीं, लेकिन भारत में जब भी किसी की जान जाती है, जब भी कोई घायल होता है, हमारा वीर सेना पर लड़ते लड़ते, तो बहुत तकलीफ होती है, पूरा देश हमारा आक्रोश में रहता है। हमारे साथ में खालिद, हाँ जी सर, बोलिए प्लीज सर। 1 मिनट और लूंगा। मैं ये देख रहा हूँ पैटर्न, सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा, कि जो रजौरी पुंछ में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, और अब ये जो इंसिडेंट हुआ अनंतनाग में, कुकरनाग में, ये एक पैटर्न दिखा रहा है कि किस तरह टेररिस्ट अब इनहेबिटेड एरिया को अवॉइड कर रहे हैं। उनको लगता है, क्योंकि जब से हमने ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में शुरू किया था, उनके हजारों कार्डर्स मारे गए, और उसके बाद उनको लगा कि किस तरह से हम जब घेरे में आते हैं मारे जाते हैं, तो क्यों ना जंगल और पहाड़ी इलाके का इस्तेमाल किया जाए, और जो गुरिल्ला टाइप का अटैक हो, किस तरह से फोर्सेस को ड्रॉ किया जाए और नुकसान किया जाए। ये कुछ उस तरह का मैं देख रहा हूँ स्ट्रेटेजी, इनका पैटर्न बदल रहा है। इन्होंने जब ऑपरेशन ऑल आउट में नुकसान होने के बाद, आपने देखा 3 साल पहले टारगेटेड किलिंग शुरू की, तो उस पर काबू पाया था। अब ये नई स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है, ये मैं बताना चाहता था। तो मुझे लगता है कि हमारे फौज और हमारी पुलिस, JNK पुलिस, बहुत जल्दी इस पर भी काबू कर लेगी, और बहुत हमारी फोर्सेस इनको छोड़ने वाली नहीं है। आप बहुत जल्दी सुनेंगे ये। ठीक है मिनाज साहब, इस बार जम्मू कश्मीर में फिर से भारतीय सेना के अधिकारियों को पाकिस्तानी आतंकियों के कारण जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान आतंकियों को अपनी धरती पर ट्रेनिंग देता है, उन्हें पालता पोसता है, इसके सबूत भी कई बार मिले हैं, ये हमने दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। लेकिन जब जवानों की जान जाती है, जो लड़ते हैं, सरहद पर लड़ते हैं, तो बहुत दुख होता है पूरे देश को। और आज पूरा देश दुख के साथ साथ आक्रोश में भी है, और ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान इस बारे में कभी कदम उठाएगा, मानेगा इस बात को। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया। पहली बात तो यह है कि अभी इस बात को तय होना है कि जिनके साथ आप ये मुठभेड़ कर रहे हैं, जिनके साथ आप ये एनकाउंटर कर रहे हैं, वो वाकईतन असल में जहादी हैं, या आपने जिस तरह पहले फेक एनकाउंटर किए थे, उसी तरह का ये एक फिर से ड्रामा मोदी गवर्नमेंट ने रचाया है। आप इसे फेक एनकाउंटर बोल रहे हैं? अभी तो फेक एनकाउंटर होते रहे, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जो है वो फेक एनकाउंटर्स में मास्टर रहा है। और अच्छा, एक मिनट, फेक एनकाउंटर्स के बाद जो हम सबूत देते हैं, तो उस वक्त आपकी आंखों पर पट्टी बन जाती है क्या? कौन से सबूत देते हैं? कहां के सबूत देते हैं आप? सारे सबूत खुद से
हाँ, मीना बना साहब। लेते हैं भाई, आप खुद से ही सबूत बना लेते हैं, आप खुद से ही सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं। कहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? बालाकोट में आपके लोग आए और दुम दबा के भाग गए। अगले दिन आए, आपका एक बंदा आया, उसको हमने पकड़ के उसको चाय शाय पिलाई और उसको बहुत अच्छी बात सुनिए एक कुछ पूर्व बयान बताता हूं आपके लिए, कुछ पूर्व बयान बताता हूं। परवेज मुशर्रफ पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी, हम उन्हें समर्थन में थे, और ये वो मुजाहिदीन है जो भारत की सेना से लड़ेंगे अपने हक के लिए। यहां पर ये लश्कर तैयबा वगैरह बने, बहुत से 10-12 और भी बने। वो हमारे हीरो थे जी, जो अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में जान के ऊपर खेलकर जाकर लड़ रहे थे। या ये है, ये परवेज मुशर्रफ का बयान। इमरान खान, मुझे लगता है ये संभव है, मुझे ये नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव है। मैं मानता हूं उसके पीछे पाक आर्मी की मदद है। रहमान मलिक, पूर्व पाकिस्तानी गृह मंत्री का साजिश का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की धरती पर रचा गया, और जानकारी के मुताबिक उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के ही हैं। हमने उन जगहों की भी पहचान कर ली जहां से आतंकियों ने खुद को लॉन्च किया था। ये कौन है? मैं बताता हूं कौन है। हाँ। मैं बताता हूं आपको कौन है। वहां के लोग हैं जो लिजिटिमेट राइट है जिनका आपके लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये इमरान खान का आधार कार्ड तो दिल्ली में बना होगा। इमरान खान का आधार कार्ड दिल्ली में बना होगा। ये पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये वहां के लोग हैं। रहमान मलिक का पटियाला में पैदा हुए थे। रहमान मलिक पटियाला में पैदा हुए थे। नहीं, रहमान मलिक पटियाला में पैदा हुए थे। कौन से बयान आप मुझे नहीं तो परवेज मुशर्रफ क्या था? परवेज मुशर्रफ क्या थे जो बोलते थे गर्व के साथ? परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। उसने कहा था कि मैं उधेड़ के रख दूंगा। ऑथेंटिक बयान यहां पर सुनवाया है आपको। आप चाहें तो फिर से मैं चलवा सकता हूं थोड़ी देर में। जी द्विवेदी जी, आप सरहद पार करके इधर आए तो सही, आपको नीच तो नाबूद ना कर दिया तो कहना। मिनाज साहब 71 और कारगिल सब आपको याद है ना? नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। 5-5 किलो के आटे में भूसा भर के अपनी आवाम को खिला रहे हैं आप। हिम्मत होनी चाहिए। कटोरा लेकर जो दुनिया भर में घूमते हैं वो इस तरह से गीदड़ बप्पी नहीं देते। द्विवेदी जी ये बोल रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। बताइए जवाब। नहीं, इनको मैं जवाब देता हूं, इनको थोड़ा चुप कराइए पहले। देखिए, ये पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है प्रॉक्सी वॉर। मैं 71 की लड़ाई लड़ा हूं। मेरा साहब बीपी बढ़ जाएगा, शांत हो जाइए। बीपी बढ़ जाएगा, शांत हो जाइए। एक मिनट थोड़ी देर रुकिए, द्विवेदी जी की बात सुनिए। करा लो यार, इनको चुप कराइए पहले। शांत बैठिए, एक मिनट आपकी बात सुन लिया, मेरी बात सुनिए। सबकी सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, अब द्विवेदी जी की सुनिए। पाकिस्तान की एक डॉक्ट्रिन है, उनकी ये स्ट्रेटेजी है प्रॉक्सी वॉर, और मैं पाकिस्तान की फौज को अच्छी तरह जानता हूं। वो लड़ नहीं सकती है। मैं 71 की लड़ाई लड़ा हूं, जहां 93,000 इन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की और पाकिस्तान फौज की स्ट्रेटेजी है प्रॉक्सी वॉर। दूसरी बात ये जानने के लिए कि ये जो टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, ये तो इनके हीरोज हैं। ये मुशर्रफ साहब बोल चुके हैं कि ये हमारे हीरोज हैं। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग इनके वहां गेस्ट है। तो इनका तो कहना क्या है कि इनको कोई शर्म नहीं इस बात की। पूरा देश, पूरा दुनिया इनको आतंकवाद का गढ़ बोलता है, तब भी इनको कोई इनको शर्म नहीं है। तीसरी बात जो है, देखो ये प्रॉक्सी वॉर जो है, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम। अरे रुक जाइए मिनाज जी, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, फिर बोलिएगा। प्रॉक्सी वॉर को पूरी तरह हराना होगा। इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करो। कोई क्रिकेट नहीं खेलने की जरूरत है, कोई इनके साथ हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जब तक पाकिस्तान फौज को नहीं चुकानी पड़ती कीमत, ये नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सामने से नहीं लड़ सकते हैं। ये भाड़े के टट्टू लेते हैं, ये भाड़े के जो लोग हैं ये यहाँ पर आते हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रॉक्सी वॉर हमें पूरे बॉर्डर पर। एक मिनट द्विवेदी जी प्लीज। हाँ मिनाज साहब क्या कह रहे हैं? सरहद पार करके, मैं कह रहा सरहद पार करके आइए ना। आए थे, क्या किया? सरहद पार करके आए थे, मार के आए हैं, कूट के आए हैं। सरहद पार करके कूट के आए हैं। क्या बोला था आपने उस वक्त? क्या बोला था? सरहद पार किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा होगा, और शायद पसंद नहीं आया, इसीलिए चश्मा लग गया, इसीलिए चश्मा लग गया होगा। अब रुक जाइए, सुन लीजिए। सरहद पार करके आपको, सरहद पार करके हमने दिखाया है आपको कि क्या है आप, ठीक है? कहां पे दिखाया? कहां दिखाया? बालाकोट बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप।
हिमांशु, आप हिमांशु अभी रुकिए, अभी फिर बताएंगे, रुकिए फिर बताएंगे, अभी रुक जाइए, फिर बताएंगे। हाँ द्विवेदी सर देखो हिमांशु, थोड़ा शांत हो जाइए, मैं सबके पास आऊंगा, डॉक्टर इरशाद के पास भी आना है, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। समय खराब करते हैं। हाँ। देखो इनकी फौज जो है आमने सामने नहीं लड़ सकती है। ये तो भाड़े के टट्टू लेते हैं, चाहे एलईटी है, मौलाना मसूद अजहर है, ऐसे लोग, सैयद हाफिज है, ये इनके हीरोज हैं, इन्हीं के पीछे होकर लड़ते हैं। और मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में रहा हूँ, वहां भी इनकी फौज नहीं सामने लड़ सकती, वहां भी ये टेररिस्ट को आगे करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो इनके फौज में लड़ने की कोई वजूहत ही नहीं है, कोई काबिलियत ही नहीं है, और इसीलिए ये प्रॉक्सी वॉर की पीछे लड़ रही है। तो हमें कोई अचंभा नहीं है। और ये ऐसे बोलते जा रहे हैं मिस्टर खालिद मिनाज, अगर ये बोलेंगे नहीं तो इनको कैद करेंगे, क्योंकि जो फौज के नुमाइंदे हैं, वहाँ फौजी हुकूमत है, अगर ये फौज के साथ नहीं बोलेंगे तो इनको बंद किया जाएगा। ठीक है सुनिए, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, सुनिए मिनाज साहब, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ पहले से जुड़ते आए हैं, अपनी बारी पर अपनी बात रखते हैं, सबकी सुनते हैं। अगर आप ऐसे ही आग बबूले ऐसे ही गुस्सा होंगे ना, फालतू में बीपी बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो यहां से आपको दवा भी नहीं पहुंचा पाऊंगा, फिर आपके लिए दुआ ही कर पाऊंगा बस मैं, है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए मिनाज साहब, आऊंगा तो अपनी बारी पर बोलिएगा। अगर ये हिंदी जुबान इस्तेमाल करेगा तो नहीं, इसको नहीं छोड़। सुनिए तमीज से प्लीज, तमीज से, है ना। एक मिनट रुक जाइए। कर्नल RSN सिंह साहब, ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में पूरे दुनिया को पता है, बार बार बताया गया है कि भारत की सीमा से सटे इलाके गुरेज, केल, नीलम घाटी, तंगदार, उरी, चकोटी में LOC से 2-3 किलोमीटर दूर आतंकियों को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। सबूत दिए गए, नहीं माने, लेकिन उसके बावजूद ये गतिविधियां लगातार जारी हैं। और फिर क्या कहते हैं कि ये तो फेक है। पहली बात की एक जितने संजीदा वक्त पे ये पाकिस्तानियों को बुलाया गया है, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात ये नहीं लग रही है। चलिए फिर भी आपके गेस्ट हैं, मुझे मैं इनको सुधारने वाला कौन होता हूँ जब इनके पूर्वज ही नहीं इनको सुधार पाए और इन्होंने पूर्वज को ही डिसोन कर दिया, तो हम और आप कौन होते हैं इनको सुधारने वाले। लेकिन आपको इतना मैं बता दूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? TRF, रेजिस्टेंस लश्कर तो ये जो आतंक आप फैला रहे हैं। नहीं, डॉक्टर इरशाद की आवाज अभी नहीं। इरशाद जी, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात रखिएगा, इनकी आवाज डाउन कीजिए प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास इरशाद जी, मेरा वादा है पक्का, लेकिन पहले सिंह साहब की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास, वादा है मेरा। इरशाद भाई वादा है, थोड़ा रुकिए। लश्कर तोयबा का एक फ्रंट है, इसके पहले PLA एंटी फासिस्ट पीपल्स सब कुछ है, जैश ए मोहम्मद का। उसने कहा था कि हम किसी हालत में हम कश्मीर में T20 का जो टूरिस्ट मिनिस्टर्स का जो मीट हुआ था उसको हम नहीं होने दे, वो भी संपन्न हुआ, पूरी दुनिया में ने देख लिया। अब ये क्या है साहब कि देखिए, मैं ये इनके जिहाद का रंग क्या है? इनके जिहाद का रंग है गज़वाए हिंद। और कोई ये इनका वो नहीं है कि हम पूरी दुनिया में हम मुसलमानों का ठेका ले रखें। आप जितने भी पाकिस्तान के डेलीगेट्स अभी आपके चैनल पे जो आए हैं, इनसे पूछिए कि जब चाइनीज जब दबा दबा के पीट रहे हैं यूगर मुस्लिम्स का, ये दोनों में से किसी एक की आवाज नहीं निकलेगी। ये सच्चे मुसलमान भी नहीं है। जो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है, वो क्या वो सच्चा पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि सुनो, क्योंकि मुसलमान के नाम पर तुमने एक मुल्क बनाया और तुम हजमत हंसूंगा बेवकूफी पे आपकी। बदतमीजी से बात मत करिएगा। सुनिए, हेलो, सुनिए, यहाँ बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, क्या बदतमीजी की? नहीं, बेवकूफी वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। बुज़दिली क्या होती है? 71 में 93,000 पाकिस्तानी क्या हुआ था? ये मिनाज साहब जो पाकिस्तानी पत्रकार है, कह रहे हैं कि आइए तब बताते हैं हम आपको 93,000 पाकिस्तानी आर्मी क्या हुआ था। मेरी बात तो पूरी करने दो सर, नहीं सुनेंगे ये। सिंह साहब आप बोलिए, इनकी आवाज डाउन करते बोलिए, मैं इनके पास आऊंगा तब ये बोलेंगे। आप बोलिए अभी। मैं कह रहा था
दूसरा कि ये मैं हमेशा ये चर्चा देखता हूं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, इनकी ये हो गई। अरे साहब, इनको पैसे में भी जिहाद, ये इन मुफलिसी में भी जिहाद, हार में भी जिहाद, जीत में भी जिहाद। आप समझे? आप 70s 80s का पूरा 90s का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। बीसीसीआई बैंक, लेफ्टिनेंट जनरल फजले जिसने 200 हीरोइन पे यूनिट्स लगाए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, 30 से 40% यूरोप और वेस्ट का ड्रग्स हीरोइन पाकिस्तान से सप्लाई होता है। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके जिहाद का जो रंग है वो आप उसको आप जब तक आप इसको जड़ से नहीं उठा के फेंकेंगे, इसको आप जो ये देवबंदी सोच, बरेलवी सोच, अहले हदीस सोच, आप जब तक उसको जड़ से उठा के नहीं दे, ये जानवर, ये जिहादी जानवर पैदा होते रहेंगे। और जब मैं आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जड़ से आपको उठाना हो, और जड़ से जब आप उसको उठा के फेंकने की बात कर रहे हैं तो आपके यहां भी जो ये देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस की दुकानें हैं, वो आपको उनको एड्रेस करना हो, क्योंकि आपने खुद कहा है कि एक प्रॉक्सी वॉर है। और इस प्रॉक्सी वॉर के 2 हिस्से हैं। हाँ, मैं ठीक है, नहीं पाकिस्तान वालों से, लेकिन मेरे को एक जवाब और दे दीजिए सिंह साहब, मेरे को एक जवाब और दे दीजिए, फिर मैं सीधे इरशाद साहब के पास आ रहा हूं। सिंह साहब, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं बहुत देखता हूं इन लोगों की तरफ। तो एक बात बताइए कि पाकिस्तान हर युद्ध आ रहा है, ईरान ने मारा, तालिबान ने मारा, हम तो चुन चुन के हर बार मारते ही हैं। फिर इनके जो जनरल मेजर, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इतने सारे मेडल तमगे लेकर आते हैं, वो तमगे हैं कौन से? वो कौन से वाले मेडल हैं वो? नहीं, ये 1947 में इन्होंने क्लेम किया कि हमने इस्लाम का नया काबा बना दिया। हाँ। और हमको एक खंडित काशी दिया। हाँ। आज देखिए साहब, काबा का क्या हाल बना रखा इन्होंने, और हमारे यहाँ काशी को देखिए आप। हाँ। ठीक है, उस पर दी जाएंगे। अब डॉक्टर इरशाद, हाँ, ये सच्चे मुसलमान नहीं, उस पर दी जाएंगे। ये इनके ऊपर है, इनके उस पर दी जाएंगे हम सर। इनके मन में है सिंह साहब, इस पर दी जाएंगे हम, प्लीज। मुझे एड्स हो गया है तो हिंदुस्तान में सबको क्यों ना एड्स हो जाए। नहीं, सिंह साहब, हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, डॉक्टर इरशाद भाई, अब आप बताइए, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, ये बताइए, सारे सबूत, सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया हिमांशु। पता क्या, तसल्ली से सुना करें दूसरे को। जब आप बोलते हैं ना, भाषण दिया आपने आधा घंटा में, हमने सुना, लेकिन जब गलत बोलते हैं तो मैं दरमियान में इसलिए बोलता हूँ। लेकिन आपका तरीका सही नहीं होता जवाब देने के, जैसे आप बोलते हैं एकदम। दूसरे की इज्जत किया करें, जब आप बिल्कुल करते हैं तो उसको हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है ना, जब शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, तब बोलना पड़ता है, जब आप भूल जाते हैं। जब आप मेरे इस्लाम के बारे में, मेरे मज़ाहिब के बारे में आप बोल रहे हैं, हम शहादत की बात कर रहे हैं। आप आज शहादत, कौन सी शहादत? हम शहादत की बात कर रहे हैं। मारते हो आप, जरा बात सुने अब जरा गौर से, अभी 2 मिनट मुझे सुनने। और देखिए, ये इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। And on that other side you can see that the security forces, they are saying not to go beyond that point. Shafiq is showing you that the J&K police have now put up with the artillery weapons, heavy weapons. ठीक है, तो ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी यहाँ पर की हुई है। और अभी भी ऐसी खबरें हैं कि एनकाउंटर लगातार जारी है, मुठभेड़ जारी है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। बचेंगे नहीं, जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं वो बचेंगे नहीं। टाइम्स और भारत की टीम भी वहां पर मौजूद है। हालांकि देखिए, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए उस जगह से हम लोग हट रहे हैं, लेकिन आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे इलाके को घेरा गया है। एक एक आतंकी को चुन चुन के 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा। डॉक्टर इरशाद, आप बोलिए। बात यह है कि आप बात करते हैं आतंक की, ये कश्मीर है, कश्मीरियों का आतंक। आपकी फौज फैला रही है, आप अपनी फौज हटाइए, देखिए कितना अमन होगा खित्ते में। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। सुन लीजिए, सुनो लड्डू, मैं डड्डू खिलाऊंगा आपको। एक मिनट, समझे जरा, सुने, मुंह बंद रखे अभी थोड़ी देर आप ना। बात यह है कि दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कश्मीर में बहुत कुछ हुआ। खुदारा सिर्फ कश्मीर में अमन कीजिए, बाकी सब कुछ वो खुद कर लेंगे कश्मीरी।
जिनका मुल्क है। नहीं, ये सवाल तो ये भी है इरशाद जी कि पाकिस्तान इस चक्कर में है कि एलओसी के पास आतंकी हमले करे और पीओके में एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे। पाकिस्तान पीओके में एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे, ये कोशिश आप कर रहे हैं। प्रूफ है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई बात है, कोई बंदा हमारा पाकिस्तान का पकड़ा गया, इसलिए है कि वहाँ जुल्म हो रहा है, हम मजलूम का साथ देते हैं पाकिस्तान हमेशा। अच्छा, तो के साथ खड़े होंगे दुनिया में जहां भी होगा। पीओके में नारे क्यों हो रहे हैं? हुआ ये वो जंगल है जहां पर हम कंटिन्यूसली आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वी शेप इलाका है, वहीं पर लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान क्वाड कॉप्टर से और आधुनिक हथियारों से जो है वार कर रहे हैं, वहाँ पर फायर कर रहे हैं, ब्लास्ट भी कर रहे हैं। यानी यही एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने एनसर्कल किया होगा काफ़ी होमवर्क के बाद, 3 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद, कि यही वो इलाका है, यही वो पैच है जहाँ पर मिलिटेंट्स के हाइड आउट होने की आशंका है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर गोलाबारी हो रही थी, उससे यही साफ साबित हो रहा है कि जो हाइड आउट वहाँ पर कहा जा रहा था लश्कर का है, उसे नष्ट किया गया है। पहले ही 2 मिलिटेंटों के होने की आशंका वहाँ पर थी, जिनमें से एक कहा जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट है और उसके अलावा एक लोकल स्थानीय मिलिटेंट भी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब जो है जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उन्हें साइट पे लिया गया है और इसके अलावा पहले ही जो है हाई टेक वेपन्स या जिन्हें मॉडर्नाइजेशन वेपन्स है उन्हें पहले ही वहाँ पे रखा गया था और इसके अलावा हर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन जैसा कि लगातार हम कहते आ रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों के पास पहली चुनौती और पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअल्टी फिर से ना हो, क्योंकि कल के ऑपरेशन में हमने देखा कि जो जवान है, 2 आर्मी के जवान, वो इसमें घायल हुए थे, जिनका इलाज इस वक्त 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को अपने अंतिम चराग तक लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी चलिए, ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कि कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में सामना कर रहा है। और ये देखिए इस जमीन से ऊपरी जगह जहां पर इस वक्त आतंकी छुपे हुए हैं, वहां से फायरिंग कर रहा है और वहां पर कैसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है उनके इलाके। ये देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिवली आपको देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर आतंकियों के ठिकानों को नाबूद किया जा रहा है, जहां पर आतंकी छुपकर भारतीय जवानों पर गोलियां चला रहे हैं, उस इलाके को ध्वस्त किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें इस वक्त की देखिए, टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ देर पहले की। टारगेट को कैसे धराशायी किया जा रहा है देखिए, और यह आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए कि आप घुस के आइए तो आप कदम तो रखिए हमारी सीमा में, आपको ऐसे ही उड़ाएंगे, आपको ऐसे ही ध्वस्त करेंगे। There's a longish discussion that's been taken. So what is a Hindu? One who believes in the concept of karma. One who believes in the concept of therefore reincarnation. ये देखिए, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें, और देखिए ऐसी कई जगह हैं इन जंगलों की आड़ में पाकिस्तान के आतंकी छिपे हुए हैं और चुन चुन कर उनको पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक भी आतंकी नहीं बचेगा। सेना के जवानों ने इस बात का प्रण ले लिया है, चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है और जहां पर हमारे एक जवान पर एक गोली दागी गई, वहीं इन आतंकियों पर हजारों गोलियों की बरसात की जा रही है। तो गोले पूरा बारूद यहां पर खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की। टिकट टू जहन्नुम सीधा डायरेक्ट नॉन स्टॉप काटा जा रहा है। आप इतनी सी अगर हिम्मत करेंगे हमारे देश में घुसने की, सरहद को पार करने की, तो आपका जहन्नुम का टिकट बिना किसी स्टॉप के नॉन स्टॉप सीधे काट दिया जाएगा। ये वो तस्वीरें देखिए, शहीद कर्नल मनप्रीत, शहीद मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं, इन सब का बदला लिया जा रहा है 100%। और इन आतंकियों की मदद करने वाले भी रडार पर हैं, कोई नहीं बचेगा। ये कुछ देर पहले की तस्वीर स्पष्ट
आपके सामने है और ये आप समझिए कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। जब जब कोई हमें आग दिखाता है तो उसकी आंखें निकालना भी जानती है और ये भारतीय सेना ने हर बार साबित भी किया है, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, करगिल की लड़ाई हो। इसे देखा गया कि 2 सेना के जवान जो है वो घायल है और एक जवान जो है वो इनिशियल फायरिंग में ही जो है लापता था, तो उसके लिए भी तलाशी अभियान जारी था। तो काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना सुरक्षा बल के जवानों को करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो टेरेन के हिसाब से हो, फिर चाहे वो मिसिंग सोल्जर के हिसाब से हो, फिर चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर हो, या फिर वो इस इलाके को छान कर मिलिटेंटों के घर तक पहुंचना हो। इसके अलावा इस चीज़ की भी खास ध्यान रखा गया है क्योंकि गाँव इसके सटे, ये छोटा सा गाँव है, तो हर एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि मिलिटेंट्स जो है काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पर है और सुरक्षा बल के जवानों को वहां पर क्लाइम करना पड़ा। यही कारण है कि 3 दिन से ज़्यादा अब होने को आए हैं और ये ऑपरेशन लगातार दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग के जंगलों में जारी है। जी, तो ये हमारे सहयोगी हैं जो उस मौके पर, उस जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक गोली के बदले यहां पर 100 गोलियां दागी जा रही हैं। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके थे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कितनी गोलियां बरसाएंगी, बारूद बरसाइए, लेकिन दुश्मनों को ध्वस्त कीजिए, आतंकियों को ध्वस्त कीजिए, ये कह दिया गया था। और जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े तो उनसे बात भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल यहां पर वक्त चला है टाइम्स ऑफ भारत पर एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें।